दिसंबर 13 सन 2001, संसद, नई दिल्ली। संसद में पोटो बिल पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस चल रही थी। पर बाहर जल्द कुछ ऐसा घटित होने वाला था जिससे न सिर्फ भारत बल्कि सारी दुनिया स्तब्ध रह जाने वाली थी। संसद के शीत सत्र के चलते परिसर में गहमागहमी थी। जनप्रतिनिधि, पत्रकार और आमजन आ जा रहे थे। नीली और लाल बत्ती लगी गाड़ियां दौड़ती देखी जा सकती थीं। फिलहाल विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई 40 मिनट के लिए स्थगित की जा चुकी थी। सदन स्थगित होते ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी लोकसभा से निकलकर अपने अपने सरकारी निवास के लिए निकल चुके थे। पर गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी अपने कई साथी मंत्रियों और लगभग 200 सांसदों के साथ परिसर में मौजूद थे। समय करीब 11:25। लाल बत्ती लगी एक सफेद एम्बेसडर कार संसद में गैर कानूनी तरीके से घुसने की कोशिश कर रही थी, जिसमें बैठे 5 लोगों के मंसूबे नेक नहीं थे। फर्जी स्टिकर लगी ये कार व्यस्त सुरक्षा कर्मियों की नजर बचाकर संसद परिसर में आ घुसती है और मेन एंट्रेंस के सामने से गुजरकर ये गाड़ी तेज रफ्तार के साथ गेट नंबर 1 के पास खड़े तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के काफिले में जा घुसती है, जो जल्द रवाना होने वाला था। हड़बड़ाहट में ड्राइवर गाड़ी को फुटपाथ पर चढ़ा देता है। तब तक चौकन्ने हो चुके सुरक्षाकर्मी जेपी यादव कार में बैठे युवकों को रोकते हैं। जवाब में चली गोली उन्हें शहीद कर देती है। जल्द 3 और सुरक्षाकर्मी और एक महिला माली इनकी गोलियों का शिकार होने वाले थे। गाड़ी से बाहर आकर ये आतंकवादी AK-47 राइफलों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। सतर्क हो चुके सुरक्षाकर्मी जवाबी फायर करते हैं और संसद भवन परिसर गोलियों और ग्रेनेड्स के धमाकों से गूंज उठता है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। परिसर के सारे गेट्स फौरन बंद कर दिए जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन पर हमला हो चुका था। वरिष्ठ कैमरा पर्सन भांजी उस वक्त अपने न्यूज चैनल की तरफ से पार्लियामेंट ड्यूटी पर थे। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि उस दिन उनकी मुलाकात साक्षात मौत से होने जा रही थी। सुनिए कैसे अपनी जान पर खेलकर इन्होंने वो सारे नजारे कैमरे में कैद किए थे जो आज सारी दुनिया में पाक समर्थित आतंकवाद का सबल सबूत बन चुके हैं। 13 दिसंबर 2001 में कोई करीब 11:30 बजे की बात है। हम यहाँ बैठे हुए थे, इधर हमारा स्टैंड था, मैं यहाँ बैठा हुआ था। इधर यहाँ पर जेपी यादव की स्टैंड हुआ करता था, जो गाड़ी जाती थी, काफिला जाता था। यहाँ पर क्या है कि किसी और की गाड़ी नहीं जाती, सिर्फ उनकी वाइस प्रेसिडेंट साहब की गाड़ी जाती थी। उन्हीं की सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे। वहाँ से उस साइड से एक गाड़ी आई एम्बेसडर, तो उसको जेपी यादव साहब की यहाँ पर ड्यूटी थी। उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुका नहीं। उसके बाद वो उसके पीछे भागे जेपी यादव जी। फिर उसके बाद जाके उनको वहाँ कर जाके एम्बेसडर जो गाड़ी थी हमारी, उनकी टेस्ट होगी, वो वहाँ पर टकरा गई थी। उस पर टक्कर जो लगी थी उसकी वजह से घबरा गए थे वो टेस्ट। जैसे टक्कर लगी गाड़ी की तो पाँचों गाड़ी से निकल गए। निकलने के बाद उन्होंने सीधी फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग शुरू करते ही वो इधर उधर भागे। एक माली जो थे वो काम कर रहे थे, वहाँ पर उनको गोली लगी थी। उसके बाद एक टेस्ट हमारी तरफ इधर भागता हुआ आ रहा था, तो पीछे एक टेस्ट और था, उसने उसको रोका कि वहाँ कहाँ भाग रहा है, इधर आ जाओ, वहाँ मीडिया है। तब
वरिष्ठ संवाददाता रहे संदीप यश आज 2 दशक बाद भी इस हमले को कुछ इस तरह बयां करते हैं। दिसंबर 13, 2001 की वो सुबह मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। आज उसको 20 बरस हो चुके हैं। मैं उसी पार्लियामेंट में खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एक नई पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इससे थोड़ी पीछे उस दिन मैं खड़ा हुआ था। संसद के अंदर वोटों को लेकर के बहस और तकरार चल रही थी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, और उस दिन हाउस अर्जन हुआ था करीब 40 मिनट के लिए, और हम कोशिश कर रहे थे कि कितनी साउंड बाइट्स हमको मिल जाएं। तभी मेरे सामने से एक एम्बेसडर निकली। थोड़ी देर बाद एक आहट सी, चिल्लाहट सी हुई उस तरफ से, और तब मैंने देखा कि वो सफ़ेद एम्बेसडर कार जो है, वो जो आप फुटपाथ देख रहे हैं उसमें आधी चढ़ी थी, आधी ज़मीन पर थी। मैं कुछ समझ में नहीं आया मेरे। उसके बाद गाड़ी से मैंने 4 लोगों को निकलते देखा था और फायरिंग शुरू हुई थी। मैं यहाँ पर आकर के अपनी सेफ्टी के लिए छुपा था। तब तक फायरिंग और तेज़ हुई। जब फायरिंग बहुत तेज़ हुई, उसी बीच में फिर मेरे पास ऑप्शन बहुत कम थे। वॉच एंड वार्ड का जो आप गेट देख रहे हैं, वॉच एंड वार्ड का में उस गेट पर वॉच एंड वार्ड का एक सिक्योरिटी पर्सन खड़ा हुआ था। उन्होंने थोड़ा गेट खोला, थोड़ा सा गेट खोला और मुझे अंदर आने का इशारा किया, तो मैं भागता हुआ अंदर चला गया। उन्होंने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। उस वक्त संसद भवन के अंदर मौजूद वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा बताते हैं कि अंदर हालात क्या थे जब बाहर हमारे सुरक्षा बल मुस्तैदी से इस आतंकी हमले को निस्तेज करने में जुटे थे। मुझे अच्छी तरह याद है, प्रमोद जी के कक्ष में जब हम गए थे तब उन्होंने कहा था कि देखो ताबूत जो मामला है उसको लेकर जो विपक्ष है रोज़ हल्ला करता है, प्रदर्शन करता है। इसी बीच गोलीबारी की घटना शुरू हो गई। ऐसा लगा कि जैसे कोई प्रदर्शन हो रहा है। संसद भवन के बाहर उस समय तमाम प्रदर्शन हुआ करते थे, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे प्रदर्शन हुआ करते थे। तो प्रमोद जी ने भी ये सोचते हुए एक बात कही कि देखिए ताबूत घोटाले पे कांग्रेस जो हंगामा करती है, सदन भी नहीं चलने देती है, और सदन के बाहर भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष है प्रदर्शन कर रहा है, और ऐसा प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन तब तक जो फ़ोन आया उसने उनके चेहरे पे चिंता की लकीरें ला दी, क्योंकि वो फ़ोन जो था वो सामान्य फ़ोन नहीं था। वो संसद पे हमले का फ़ोन था कि संसद पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। हालांकि प्रमोद जी ने कुछ बोला नहीं, वो चुपचाप वहाँ से तेज कदमों के साथ चले गए, और हम इस गलियारे में वापस आ गए ये जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। आज भी ये गोलियों के निशान हैं जो ये बताते हैं कि हमारे जवानों ने किस तरह घेर कर आतंकवादियों को मार गिराया। और इन 9 सीढ़ियों का जो फासला था, वो मैं 9 सीढ़ियाँ इसलिए कह रहा हूँ कि जो एक आतंकवादी मारा गया वो मुख्य जो द्वार है संसद भवन का, उससे 9 सीढ़ियाँ दूर मात्र इसी स्थान पर मार गिराया गया। विस्फोट हुआ और उसके चिथड़े उड़ गए। और किस तरह से लोकतंत्र के इस मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश आतंकवादियों ने, जो पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने कोशिश की थी। दूसरी ओर बाहर हो रही गोलीबारी की आवाज ने जनप्रतिनिधियों को सख्ते में डाल दिया था। राज्यसभा की तत्कालीन उपसभापति नजमा हेपतुल्ला बताती हैं, I was sitting in my room because the session was not going on. There was some hangama in the house, and then if the session was closed and the chairman was in his room still waiting to go, and I was in my room still waiting to go. Then I heard some noise of the guns. I thought somebody is bursting the cracker. Then I wonder who will come to the parliament to burst the crackers. Then one of the watch and ward chap came and closed my door. He said, terrorists have come and they are attacking the parliament. तब तक सजग सुरक्षा कर्मियों ने तमाम दरवाजों के इर्द गिर्द पोजीशन लेकर इन फिदाइनों के सदन में घुसने की मंशा को नाकाम कर दिया था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के दुर्दांत आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े इन आतंकवादियों को साफ निर्देश दिए गए थे, ज्यादा से ज्यादा कत्ल और खून खराबा करो और संसद के अंदर बंधक बनाओ। इन फिदाइन आतंकियों के पास मौजूद थैलों में अतिरिक्त गोली बारूद और ड्राई फ्रूट्स के पैकेट थे, जो इनकी नापाक नीयत का सबूत थे। इनके पास जितने फ़ोन थे उनको हमने चेक किया है, तो वो सब
उसमें कॉल आई हुई हैं पाकिस्तान से, कश्मीर से भी है, और यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत हुई है दिल्ली में, उनकी अलग अलग लोग हैं। तो मैंने कहा सबके नंबर निकालो और सबका पता करो ये कौन लोग हैं, कहाँ। तो उन्होंने कहा कि साहब इससे काफ़ी स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग पाकिस्तान के हैं, और एक दो जो मशहूर आतंकवादी हैं वो है इनमें। लगभग 40 मिनट चले इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हुए हमारे सुरक्षा बलों ने इन सभी आतंकियों को मारकर पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश भेज दिया था। पर इस हमले को नाकाम करते हुए संसद भवन के वॉच एंड वार्ड और दिल्ली पुलिस के जवानों समेत कुल 9 लोग शहीद हो गए थे। इनमें दिल्ली पुलिस के 5 सुरक्षाकर्मी, सीआरपीएफ की 1 महिला कांस्टेबल और पार्लियामेंट वॉच एंड वार्ड सेक्शन के 2 सुरक्षा सहायक शहीद हुए थे। एक माली और एक फोटो जर्नलिस्ट की भी इस हमले में जानें गई थी और करीब 15 लोग घायल हुए थे। पर संसद में मौजूद सारे वीआईपी सुरक्षित थे। I saw the gate number 1. I think one of the chap was blown, one of the terrorists was blown, and his bones and blood pieces of bones and blood were all over the gate. And it was a terrible sight. That's how we were saved by our watch and ward people. अंदर एमपी लोग बहुत हड़बड़ाए हुए थे, बहुत घबराए हुए थे। तो एक और अधिकारी को बुलाया और मैंने उनकी ड्यूटी लगाई कि भाई सब लोगों की मदद करिए, एमपी साहब लोगों की, कि ये सब अपने घर जा सकें, पूरा पार्लियामेंट खाली हो जाए। तो इसकी कोम्बिंग करें कि कोई घुस घुसा के कहीं बैठा हो तो, और पूरे पार्लियामेंट का जो कैंपस है उसकी तलाशी ली जाए, वहाँ कोम्बिंग की जाए। उसी रोज पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में इस हमले को लेकर एफआईआर दर्ज होती है और दिल्ली पुलिस इस दुस्साहसी हमले की जांच में जुट जाती है और कुछ ही दिनों के भीतर 4 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिन्हें इस्तेमाल की गई कार और सेलफोन रिकॉर्ड से संबंधित सुरागों की मदद से ट्रैक किया गया था। ये थे मोहम्मद अफजल गुरु, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का पूर्व आतंकवादी, जिसने 1994 में आत्मसमर्पण किया था। उसका चचेरा भाई शौकत हुसैन गुरु, शौकत की पत्नी अफसान गुरु और एसआर गिलानी, जो दिल्ली में अरबी भाषा का लेक्चरर था। वो तो इस वास्ते कि ऐसा केस था कि इसमें सांस लेने की गुंजाइश नहीं थी। तो वो लोग मतलब रात दिन लगे रहे 2 दिन तक, और उन्होंने एक से चूल मिला के इसकी एविडेंस ढूंढ ली और ये साबित कर दिया कि ये पाकिस्तानी थे, और हम साबित कर सकते थे कि वो पाकिस्तान के हैं। The Pakistani involvement in the attack on Parliament in 2001 is, I think, pretty much proven. And there's very little debate or discussion about Pakistan's complicity, the ISI's complicity in that particular attack. लोकतंत्र के मंदिर पे हुए हमले से स्तब्ध सारा देश एकजुट हो चुका था। दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला भारत अपनी सुरक्षा में कितना सक्षम है, इसकी बानगी जल्द संसद में देखने को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सुर एक थे, राष्ट्र सर्वोपरि। This is not an attack on Parliament only, but on the very freedom of the country. The entire nation has stood as one against such attacks. The supreme sacrifice made by our security personnel who lost their lives in this incident will not be allowed to go in vain. Those behind the attack on Parliament House should know that the Indian people are united and determined to stamp out terrorism from the country. I wish to assure the government through you, Mr. Speaker, sir, that the Congress party will back the government in its effort to track down and bring to justice terrorists who threaten the nation's integrity today. देश हित में जो भी है सरकार काम करेगी, हम पूरे के पूरे विपक्ष के नेता और हम समझते पूरी जनता साथ है।
आतंकवादी एक भय पैदा करना चाहते हैं अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए। हमें उन सब मंसूबों को विफल करना है। सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं उनका दृढ़ता से पालन होना चाहिए। इस प्रश्न पर लगातार आपस में चर्चा होती रहे, पक्ष और विपक्ष के बीच में नहीं। देश के सर्वोच्च संस्था के प्रतिनिधि के रूप में पार्टी की रेखाओं को मिटाकर सुरक्षा का सवाल सर्वोपरि है। दूसरी ओर चुनौती जल्द से जल्द इस केस की तह तक पहुंचने की भी थी। 29 दिसंबर को अफजल गुरु को पुलिस रिमांड में रखा गया, जबकि निचली अदालत ने अफसान को बरी कर दिया और गिलानी, शौकत और अफजल को मौत की सजा सुनाई थी। अफजल गुरु की फांसी 11 साल बाद हुई थी। 2003 में गिलानी को बरी कर दिया गया था। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु की मौत की सजा को बरकरार रखा, लेकिन शौकत की सजा को 10 बरस के कठोर कारावास में बदल दिया। 26 सितंबर सन 2006 को कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी देने का आदेश दिया। उसी बरस अक्टूबर में अफजल गुरु की पत्नी तबस्सुम गुरु ने दया याचिका दायर की, जिसे अगले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। 3 फरवरी को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनकी दया याचिका खारिज कर दी थी और अफजल गुरु को 6 दिन बाद 9 फरवरी 2013 को फांसी दे दी गई थी। और इस तरह हमले के करीब 12 बरसों बाद उन शहीदों को न्याय मिला और देश को विश्वास। इस हमले में शहीद हुए कैमरामैन विक्रम बिष्ट की पत्नी सुनीता बिष्ट आज भी उन दर्दनाक पलों को भूल नहीं पाई है। उस घटना को तो वो घटना जो है वो हर दिन मुझे याद आती है। हर दिन वो चीज़ मुझे दिखाई देती है कि हमारे साथ ऐसी घटना घट गई। हर दिन सर वो ताज़ा हो जाता। मैं किसी को भी शहीद होते देखती तो वो एकदम से हो जाता कि भाई हमारे साथ भी यही घटना घटी है। आज हमला होने के 20 बरस बाद एक नजर डालें तो एक नए बहुस्तरीय सुरक्षा तंत्र का निर्माण हुआ। संसद की बहुस्तरीय गतिशील सुरक्षा व्यवस्था में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, खुफिया ब्यूरो, दिल्ली पुलिस, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप और संसद सुरक्षा सेवा के बीच समन्वय शामिल है। ये अत्याधुनिक तकनीक का भी उपयोग करता है। इस हमले ने सरकार की आतंक विरोधी नीतियों को भी धार देने का काम किया और अतीत में रखे गए संयम से काफी अलग और आक्रामक प्रतिक्रिया को उजागर किया। दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ चल रहे युद्ध से प्रभावित होकर भारत का जवाब भी अब त्वरित और बहुआयामी हो गया था और अब उसके तर्कश में कूटनीतिक, सैन्य, राजनीतिक, प्रशासनिक और कानूनी विकल्प शामिल थे। स्वाभाविक है कि इसका असर भारत पाक रिश्तों पर सबसे पहले पड़ा। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। पाक समर्थित इस आतंकी हमले ने इस क्षेत्र में सुरक्षा विमर्श को भी प्रभावित किया और इसका ही एक नतीजा रही प्रोएक्टिव डॉक्ट्रिन, जिसका लक्ष्य भविष्य में ऐसे किसी भी हमले के बाद हमारी सेना के रिस्पॉन्स टाइम को कम और धारदार बनाना था। प्रोएक्टिव डॉक्ट्रिन काफी सफल रही और पाकिस्तान जैसे देश अभी तक इसका तोड़ तैयार नहीं कर सके हैं। सबने अपने यहाँ टेररिस्ट सेल जो थे उनको मजबूत किया, बनाया कि आगे कोई भी टेररिस्ट आते हैं, कोई कार्रवाई करते हैं तो उनसे जल्दी आसानी से निपट सके। कई लोगों ने कमांडोज खड़े कर लिए अपने यहाँ, कमांडो के प्लेटून बना लिए। तो ये सब चीज़ें हुई और मॉडर्नाइजेशन हुआ और पुलिस के अंदर बहुत सी आधुनिक इक्विपमेंट आए।
कि इनसे निपट सकें। ये पुलिस ने भी AK-47 की खरीद की, कुछ अपने हथियार इंप्रूव किए हैं, ये सब तैयारी हुई। उसके बाद ये 26/11 को मुंबई में पाक समर्थित लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी ग्रुप द्वारा हुए हमलों ने भारत की आतंकवाद नीति को एक निश्चित और संकल्पित दिशा दे दी। भारत बदल चुका है और वो किसी भी कीमत पर अपने समाज, संस्थाओं और नागरिकों की रक्षा करेगा। इसकी बानगी जल्द देखने को मिली जब सितंबर 2016 में भारतीय सेना के कमांडोज ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में चल रहे आतंकी शिविरों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की। 28 सितंबर सन 2016 को हुई ये स्ट्राइक 18 सितंबर को कश्मीर के उड़ी मिलिट्री बेस पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले का मुंह तोड़ जवाब था, जिसमें हमारे 19 सैनिक मारे गए थे। इसकी बानगी फिर 26 फरवरी सन 2019 को मिली जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में बालाकोट स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविर को निशाना बनाकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। कोई देश ऐसी असहाय अवस्था में नहीं रह सकता है। 40 साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीनों में गोलियां दाग रहा है जी। भारत मां की सीने में गोलियां दागी जा रही है, बम धमाके किए जा रहे हैं, निर्दोषों को मारा जा रहा है। यह हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। तो आतंकवाद के खिलाफ भारत के नेतृत्व की नीति, नियत और सुर तीनों साफ हैं। आने वाले दशकों में जब भारत दुनिया की महापंचायत के सिरमौर के तौर पर उभर रहा है, तो जरूरी हो जाता है कि शांति और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी उसका नैतिक, सामरिक और सबल नेतृत्व हो। और इसकी जमीन तैयार करने में 13 दिसंबर सन 2001 के आतंकवादी हमले और इससे मिले सबकों की अहम भूमिका होगी।